सत्य और सफलता एक दूसरे के पर्याय हैं। अक्सर सत्य हमारे आसपास रहता है, लेकिन हम उस सत्य को पहचान नहीं पाते, या यूं कहें कि उस सत्यता को हम इतनी आसानी से स्वीकार नहीं कर पाते और उसको इग्नोर कर, दरकिनार कर हम उस असत्य मार्ग पर चले जाते हैं जहां पर कुछ सत्य है ही नहीं। कुछ लोग तो भटकने के बाद, एहसास करने के बाद उस सत्य की ओर लौट आते हैं, लेकिन कुछ लोग इतना लंबा सफर कर जाते हैं कि उनको लौटते लौटते सत्य की तरफ लेट हो जाता है। कुछ इसी प्रकार का आपके प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी का भी हाल है और लोगों का हाल है। लोगों को क्या चाहिए मुझे ये आज तक समझ में नहीं आया, लेकिन हमने लोगों की समस्याओं को समझा और समाधान करने की कोशिश किया। मैंने पीसीएस का रास्ता बताया कि इस रास्ते को, इस सत्य के रास्ते को आप पकड़ करके अपने सफलता वाले मंजिल पर बड़े आसानी से पहुंच सकते हैं। लेकिन बहुत से लोगों को ये चीजें हजम नहीं होती, जबकि हमने हर चीज प्रूफ के साथ दिखा दिया। जैसे पीसीएस 2023 का दिखा दिया, 24 का दिखा दिया, आरओ का मैंने दोनों पेपर जो निरस्त हुआ, एग्जाम हुआ, उसका प्रूफ दिखा दिया कि मात्र कुछ सीमित स्रोत के माध्यम से आप बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं और सफलता वाली 100% सफलता वाली तैयारी कर सकते हैं। प्रीलिम्स ही हमारा मेन दरवाजा होता है। अगर प्रीलिम्स का दरवाजा अगर आप खोलने में कारगर नहीं हुए, सफल नहीं हुए, तो फिर संभावना जो सफलता के होते हैं, उस संभावना के सारे द्वार बंद हो जाते हैं, क्योंकि 90-95% लोग प्रीलिम्स ही फेल हो जाते हैं। 5% लोगों के बीच में फाइट होता है, उसमें से 1-2% लोगों का प्रीलिम्स होता है और फाइनल होते होते वह 0.01% में चला जाता है सिलेक्शन का रेट, जो फाइनली रेशियो होता है सिलेक्शन का। जैसे 1000 सीट है, 5 लाख में लोग परीक्षा दिए, 1000 लोग सफल हो रहे हैं, तो उसका परसेंटेज आप स्वयं निकाल सकते हैं कितना परसेंट है। कल लोअर पीसीएस का पेपर हुआ, हमने कुछ चीजें बताया, बहुत से लोगों को हजम नहीं हुआ, तो आपको शुभकामनाएं हैं। आप आंखों देखने के बाद भी अगर भटक रहे हैं तो भटकते रहिए। 2-4 साल बाद, 5 साल बाद अगर आपका समय बचा रहेगा तो आइएगा एम कुमार के पास, आपका स्वागत करेंगे और मैं तब तलक सिखाऊंगा जब तलक तुम सीख नहीं लोगे। बहुत सारे प्रूफ दिया। आज बारी है यूपी पीसीएस 2025 का। यूपी पीसीएस 2025 में भी हमने लगभग 4 सब्जेक्ट का दे दिया है। आज 5वां सब्जेक्ट जियोग्राफी, भूगोल का प्रूफ देने जा रहा हूं, जिसका डिमांड बहुत से लोग करते रहते हैं कि ज्योग्राफी का दे दो। हालांकि मैंने इतना प्रूफ दिया है को पर्याप्त है। प्रूफ से आपका पेट नहीं भरेगा। जरूरत प्रूफ की नहीं है, जरूरत आपके मूड की है, सही करने की और विश्वास करने की, और उम्मीद के साथ, विश्वास के साथ मेहनत करने की। नहीं, प्रूफ का तो मैं अंबार लगा दूंगा, लेकिन अगर पढ़ाई नहीं करेंगे तो कोई फायदा ऐसे प्रूफ का नहीं है। और प्रूफ देख करके खुश होने से भी नहीं होगा, कर्म करना पड़ेगा। निश्चित रूप से धरातल पर आकर के आपको मेहनत करना पड़ेगा। 90% प्लस प्रूफ मैं आपको जियोग्राफी का देने वाला हूं। 24 क्वेश्चन पीसीएस 2025 में पूछे गए हैं, जिसमें मैं 22 क्वेश्चन लगभग आपको प्रूफ दूंगा, 1-2 प्रश्न छोड़ करके, और सिर्फ 2 किताब जब मैं बोलता हूं उसी से, उसके अलावा एक भी बुक इसमें शामिल नहीं है। और यही स्ट्रेटजी आपका पीसीएस आरओ 2026 में ही नहीं काम आएगा, बल्कि जो भी परीक्षाएं देंगे, छोटा बड़ा, सबके लिए काम आएगा। जब पीसीएस आरओ जैसा पेपर इससे काम चल सकता है, यहां तक कि यूपीएससी का भी मैंने बोला कि बहुत सारा काम हो सकता है। लेकिन कुछ लोगों को लगा रे बाप रे बाप, यूपीएससी तो जो है हाथी घोड़ा है, ये सबके बस का कहां है। एससी भाइयों का और एसटी का तो मैं गारंटी ले रहा हूं कि इन्हीं दोनों किताबों से मैं प्रीलिम्स क्वालिफाई करा दूंगा। ओबीसी और जनरल की बात है, थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा। और ईडब्ल्यूएस, जब पीसीएस और यूपी पीसीएस, चाहे बिहार पीसीएस हो, चाहे एमपी पीएससी हो, चाहे यूके पीएससी हो, चाहे आरओ हो, यूपी का हो, उत्तराखंड का हो, जब इसका समाधान इन्हीं किताबों में है, तो लोअर फोअर क्या चीज है जी। अब बोले अरे बाप रे, लोअर बहुत बड़ा
तोप आया, बहुत बड़ा तोप नहीं आया था, तुमने सही से पढ़ाई नहीं। पेपर तो अच्छा आया था, पेपर का लेवल अच्छा आया था, लेकिन तुमने पढ़ाई अच्छा किया ही नहीं। तुम तो 60 कट के में भाग रहे थे, पीडीएफ ढूंढ रहे थे, कोई 10 पन्ने का मिल जाता, पढ़ के मैं लोअर अधिकारी बन जाता। तो बाबू इतना आसान नहीं है, पढ़ाई छोड़ दो, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। मैंने कल भी बताया था, महासागर में तो नहीं उलझा रहा हूं, लेकिन सागर का भी साथ नहीं छोड़ना है, नदी नाले के चक्कर में नहीं पड़ना है, बीच का रास्ता अपनाना होगा, मेहनत करना पड़ेगा। पीसीएस का पेपर 2025 पीसीएस का पेपर निकाल लो, कहीं ऐसा तो नहीं पता लगा फर्जी फर्जी क्वेश्चन मैं दिखा दूं। 2025 पीसीएस का पेपर निकाल लीजिए और क्वेश्चन मिलाइए। ज्योग्राफी का मैं आपको 90% प्लस प्रूफ दे रहा हूं उन्हीं 2 किताबों से, और आगे भी देता रहूंगा, नोट कर लेना। पीसीएस 2026 के लिए भी तैयार रहना। यूपी पीसीएस 2026 प्लस 2026 का ही आरओ पेपर हो जाएगा, फिर मिलेंगे। इन दोनों का नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी आपका पेपर होगा उसके कट ऑफ से 35-40 क्वेश्चन, उससे भी ज्यादा दूंगा प्रूफ, ठीक है। चलिए नंबर 1 प्रश्न से शुरुआत करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन है, सूची परमाणु शक्ति संयंत्र है, उसको मिलाना है, कौन किस राज्य में है, बेहद ही आसान है, रिपीटेड है। रावत भाटा राजस्थान है, कैगा कर्नाटक है, काकरापार गुजरात है, कुडनकुलम तमिलनाडु है, सबको पता है, कोई बड़ी बात फिलहाल नहीं है, ठीक है। तो यहीं से आपका उत्तर सही हो गया, कुडनकुलम काकरापार कैगा कर्नाटक हो गया है। ये तो आसान प्रश्न है, ठीक है। रावत भाटा राजस्थान, अरे यार यहां कहां मिला रहे हो, इसको काटो, ये देखो 4 का राजस्थान, अगर सबसे सरल वाला याद हो उसको पकड़ लो, यहां 3 है, 2 ऑप्शन ऊपर का तो ऐसे ही कट गया। अब कुडानकुलम कहां है भाई, तमिलनाडु में है, काकरापार कहां है, गुजरात में है, कैगा कर्नाटक में है, काम खत्म। ये रिपीटेड प्रश्न है। आओ चलते हैं प्रूफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का प्रूफ, कई तरह के प्रश्न आते हैं, परमाणु ऊर्जा संयंत्र जितने भी इंडिया में है अक्सर यही सेम क्वेश्चन है। देखो कैगा क्या है, इसमें कह रहा है गलत बताना है, यहां कल्पक्कम गलत दे दिया, काकरापार गलत दिया है, सही दिया है, कुडनकुलम सही दिया है, गलत दिया है। आपको मिलाना है, बार बार पढ़ना है तो पता चलेगा। कैगा उत्तर प्रदेश नहीं कर्नाटक में है। झारखंड पीसीएस 2021 में आया, झारखंड पूछे चाहे छत्तीसगढ़, चाहे जम्मू कश्मीर, चाहे उत्तराखंड, कोई लेना देना नहीं, जीएस तो सबका होता है, कोई चीज कहीं भी आ सकता है, ठीक है। कल्पक्कम तमिलनाडु, काकरापार गुजरात और कुडनकुलम तमिलनाडु। क्वेश्चन थोड़ा सा दूसरा था तो यहां पे पढ़ लेते अच्छे से, और जब बार बार पढ़ते हो तो चीजें तैयार होती। देखो नीचे भी एक क्वेश्चन आया हुआ है, फिर देखो यहाँ पे तारापुर, काकरापार, नरौरा, कैगा, इसी तरह से अनेक प्रश्न मिलते रहेंगे। देखो यहाँ पे नरौरा, काकरापार, रावत भाटा, कैगा कहाँ है, सारा का सारा जो तुम्हारे ऑप्शन में था कहीं न कहीं से आ जा रहा है। यूडीए में पेपर में पूछा गया था, यहाँ भी देखो है, और नहीं तो पूरा पूरा यहाँ लिस्ट दिया हुआ है, पढ़ लो। रावत भाटा राजस्थान, माही बांसवाड़ा राजस्थान, काकरापार गुजरात, तारापुर महाराष्ट्र, कैगा कर्नाटक, कुडनकुलम तमिलनाडु, कल्पक्कम तमिलनाडु, है ना, चुटका मध्य प्रदेश, नरोड़ा उत्तर प्रदेश, गोरखपुर हरियाणा। पूरा पढ़ लो एक बार में, सब का सब तैयार, खत्म कहानी। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं तो बात करते हैं, हिमालय पर्वत में विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती, कोई डाउट आउट है क्या? कुछ चीजें कॉमन सेंस से की जाती हैं, है ना। दुनिया भर का हिमालय पर्वत पे वृक्ष देखे होंगे आप, फोटो भी देखे होंगे, तब भी कहें हाँ यार बड़ा घना घना पेड़ दिखता है हिमालय पर्वत श्रेणियों में। हिमालय में ऊंचाई के साथ जलवायु भिन्नताएं होती हैं, जाहिर सी बात है, भिन्नताएं होती ही हैं जलवायु के साथ, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ता चला जाता है और अपना जो है जलवायु में परिवर्तन होता चलता है। तो इसमें कौन सी रीजनिंग वाली बात है ना। कई बार क्वेश्चन आ चुका है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछा हुआ है, और जब पढ़ते रहते हो आप तो लगातार पता रहता है कहीं न कहीं कि पर्वतीय क्षेत्रों में ऊंचाई के साथ वृद्धि होता है, तापमान में आने वाली कमी के साथ प्राकृतिक वनस्पतिक वितरण में भी परिवर्तन होता है ना। और दुनिया भर का जो है वहां पे तरह तरह के जो है पेड़ पौधे पाए जाते हैं, है ना, जिसमें ओक, एल्डर, चेस्टनट, बर्च, चेरी जैसे पता नहीं कितने वृक्ष पाए जाते हैं, है ना। साफ साफ दिया हुआ है, पढ़ने की जरूरत है और कॉमन सेंस की है। हिमालय की पहाड़ी श्रृंखला में ऊंचाई के साथ निम्न कारणों में वनस्पतिक परिवर्तन आया। क्वेश्चन ही कह रहा है कि भाई ऊंचाई के साथ निम्न कारण से परिवर्तन आता है, क्यों आता है, इसके पीछे कारण क्या क्या है, साफ साफ क्वेश्चन में लिखा हुआ है। और वहां नहीं तो एक्सप्लेनेशन पढ़ो,
हिमालय की पहाड़ी श्रृंखला में ऊंचाई के साथ बनस्पति में परिवर्तन आ जाता है, साथ ही जैव विविधता में भी कमी देखने को मिलती है। इस परिवर्तन के प्रमुख कारणों में ऊंचाई, तापमान में गिरावट, वर्षा में परिवर्तन, मिट्टी का अनुपजाऊ होना, वायुमंडलीय दबाव कम होना, हवा हल्का होना इत्यादि चीजें शामिल है। इसके अतिरिक्त ऊंचाई बढ़ने के साथ भू क्षेत्र कम होना, जलवायु में परिवर्तन तथा अक्षांशीय स्थिति का भी प्रभाव पड़ता है। तमाम तरीके का आपको जानकारी यहाँ पे मिल गई, क्या क्या कारण होता है। यहाँ भी देखो, पश्चिमी हिमालय में उच्च पर्वतीय वनस्पति 3000 मीटर ऊंचाई तक ही उपलब्ध है, जबकि पूर्वी हिमालय में 4000 है। यानी भिन्नताएं पाई जाती हैं, कहीं 3000 मीटर तक पाई जा रहे हैं, कहीं 2000 मीटर, कहीं 4000 मीटर तक। तो इसके पीछे कारण क्या है भाई? पर्वत तो एक ही है, श्रृंखला एक ही है हिमालय का, लेकिन इस विविधता का कारण क्या हो सकता है? तो इसके कई कारण हैं। कौन कौन से कारण हैं? यहाँ क्वेश्चन बार बार पढ़ते हो, IAS 1995 पूछा गया है, बहुत सारी चीजें दिया हुआ है। इसमें कह रहा है पूर्वी हिमालय का भूमध्य रेखा और समुद्र तट के पश्चिमी हिमालय के अपेक्षा अधिक निकट होने की वजह से पूर्व और पश्चिम में आपको डिफरेंस देखने को मिलता है। और आप यहाँ पे व्याख्या में पाएंगे तो बहुत सारी कहानी यहाँ पे मिलकर आएगी, जिसका उत्तर आप वहां से कर सकते थे कि पश्चिमी और पूर्वी हिमालय की जलवायु में परिवर्तन पाया जाता है, उसके पीछे कारण लिख दिया है। कभी कारण पूछ दे तो कारण बता देना, हाँ इन कारणों के कारण जलवायु में डिफरेंस पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, निम्न में कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? एक ऐसा क्वेश्चन है जो मैंने प्रूफ दिया है, सेम टू सेम क्वेश्चन, लेकिन वो आपके PCS परीक्षा में इस बार आया था, एक क्वेश्चन पहले ही आ चुका, उसका प्रूफ दे चुका। हर चीज मैं सोशल मीडिया पर थोड़ा बचाता हूं, क्योंकि बहुत से लोग नकलची बैठे हुए हैं, उठा करके आपका ही मेहनत, आपका ही उसका यूज करके अपना जो है दुकान चला रहे हैं। तो कुछ चीजें मैं अपने ही जो स्पेशल बच्चे होते हैं, जिनको जो हमारे ऊपर ट्रस्ट करते हैं, मैं उनको बताता हूं कि इसके अलावा और क्या क्या चीजें कर लेना होता है। हालांकि जो चीज मैंने बता दिया है वो सफिशियंट ही नहीं, बहुत ज्यादा सफिशियंट है। लेकिन कोई सोचे एक बार में जादू हो जाएगा, तो आपकी गलत फहमी है। एक बार में जैसे घटना चक्र सातों पार्ट पढ़ोगे, आपको 25-30% कहो याद रहे, किसी को बहुत अच्छा कैप्चरिंग पावर है 50% याद रहे, 50% भूल जाता है। उसको 3-4-5 बार पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ते पढ़ते इतना घुल मिल जाइए कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रश्नों को करने का कला डेवलप कर लीजिए। कुछ लोग साथ सोचते हैं कि हमको थाली में पके पकाया मिल जाए भोजन, और उठा करके हाथ भी न लगाना पड़े, अपने आप मुंह में आ जाए। तो ऐसा संभव न था पहले, न कभी है, न कभी रहेगा। ठीक है, मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर बहुत ही साफ साफ है कि पेरियार एक ऐसी नदी है जो अरब सागर में गिरती है, बाकी दो नहीं है। केवल एक इसका आंसर होगा। 32 नंबर क्वेश्चन है आपके PCS पेपर में, और इसका प्रूफ मैं दिखाना चाहता हूं। अगर आप ढंग से पढ़ेंगे तो ये लुसेंट का पेज है, लुसेंट के पेज में भी नदियों के बारे में देखिए दिया रहता है। पेन्नार कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। पेरियार कहाँ है? पेरियार झील यहां पर है ना। कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिरती है। ठीक है, तो इस प्रकार से पलार एक नदी है। ये सब जो है आपको कहीं न कहीं से घटना चक्र, लुसेंट, इन सब में आपको देखने को मिलता रहता है। ठीक है, ठीक है, ये सब तो अन्य नदियों के बारे में दे ही रहा है। घटना चक्र में भी इन सब नदियों का, पेरियार वगैरह का चर्चा है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, कोयला क्षेत्र की बात कर रहा है और किस देश में स्थित है। अपलेशियन की बात कर रहा है, लंकासायर, रूर, कुजबास की बात कर रहा है। कुजबास कहाँ है? रूस में है। रूर जर्मनी में है। ये भी आसान क्वेश्चन है। लंकासायर लग रहा होगा कि श्रीलंका में है, नहीं भाई, श्रीलंका नहीं, इंग्लैंड में है। आसान क्वेश्चन है, रिपीटेड है, 2025 का क्वेश्चन है। आइए देखिए, बार बार ये डोनबास के लिए पूछ दिया है, कहाँ है? कोयला के लिए है। ऐसे तमाम प्रश्न आते रहते हैं। देखिए, लंकासायर के बारे में पूछा है, कुजनेट्स के बारे में पूछा है, दोटे सार के बारे में, वही जो जर्मनी में सार, ऊपर क्या था? सार भी है और क्या है? रूर भी है ना, दोनों भी है। बार बार आए हुए हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, और देखो यहां भी दिया हुआ है, यूक्रेन में कौन कौन से क्षेत्र हैं भाई, भारत में कौन कौन से हैं, रूस में कौन है? देखो, कुजेंट्स बेसिन, कुजबास, इसी को कुजबास बोलते हैं, कुजनेट्स कहीं लिखा रहता है ना। जर्मनी में रूर घाटी है, सार बेसिन है, सैक्सली है, दुनिया भर का नाम लिखा हुआ है। यहां से भी पढ़ लो। क्वेश्चन के माध्यम से जब वही चीजें बार बार पढ़ते हो, धीरे धीरे चीजें याद होती हैं। यूनाइटेड किंगडम के क्या है भाई? लंकासायर, देखो साफ साफ दिया है। अन्य सारे क्षेत्र भी है ना। अमेरिका का भी दिया होगा। तो ठीक है, ऊपर देखो 3 है, 2 और 1 पहले था, वो पेज नहीं लगाया हूं।
अपना पढ़ लो वहां से बढ़िया से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, परिष्करशाला और राज्य, वही जो अपना तेल शोधनशालाएं हैं, मथुरा फथुरा में पढ़े हो ना, मथुरा में है, मनाली में है, नुमालीगढ़ है, तातीपाका, तातीपाका कहाँ है, आंध्र प्रदेश है क्या? नुमालीगढ़ असम है क्या? मनाली कहाँ है, तमिलनाडु है क्या? नायरा कहाँ है, गुजरात? आइए देखते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और आया हुआ है बार बार तरह तरह के, देखो असम दिया हुआ है, कुछ तो मिला, नुमालीगढ़, कोच्चि, हल्दिया, जामनगर भी जान गए कहां पर है। आओ, तातीपाका देखो दिया है, तातीपाका नुमालीगढ़ जान गए कि असम में है, तातीपाका आंध्र प्रदेश में है, कोयली कहाँ है, गुजरात में है, बरौनी बिहार में है। इसी तरह सारे क्वेश्चन किसी न किसी तरीके से घूम फिर करके आते रहते हैं, जब बार बार चीजों को पढ़ते रहते हो। देखो फिर से आ गया तातीपाका, नुमालीगढ़, दो कोयली, नागपट्टियम। इसी तरह आपका चारों का चारों नाम मिल जाएगा, एक आध नहीं भी मिलता है तो 3 मिल गया तो आंसर मिल जाएगा आराम से। काहे लिए 100% चक्कर में पड़े हो, एक आध नहीं मिल रहा है छोड़ दो जान, नहीं तो आ जाओ, लिस्ट ही लगा है यहाँ देखो 13-14 है, पीछे का पेज नहीं लिया है, यहाँ नुमालीगढ़ दे दिया, तातीपाका दे दिया, मनाली दे दिया, तमिलनाडु है ना, और दुनिया भर का दिया हुआ है, जाके यहाँ लिस्ट ही पूरा पढ़ डालो अच्छे से, काम खत्म। ठीक है, और जो क्वेश्चन आए हो तो है ये हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, गोबी मरुस्थल कितनी बार आया हुआ है, गोबी मरुस्थल कहाँ है? मंगोलिया चीन में स्थित है, कुछ आर्डर बार्डर चीन में भी लगता है इसका, मेनली मंगोलिया में है, रूस कजाकिस्तान तो है ही नहीं, सवाल ही नहीं उठता है ना। आओ देखते हैं सही है हम कि गलत है। आओ, गोबी मरुस्थल कहाँ है? लो भैया, इसमें तो चीन दिया ही नहीं है, लेकिन मंगोलिया तो दिया है। कितनी बार क्वेश्चन पूछा है देखो, छत्तीसगढ़ में, पीसीएस यूपी में, बिहार में, सब जगह पूछा है। आओ नीचे व्याख्या पढ़ते हैं। गोबी मरुस्थल उत्तरी चीन और दक्षिणी मंगोलिया में स्थित है। लो भैया, दोनों देशों का नाम पता चल गया। विशाल मरुस्थल है, इस मरुस्थल के उत्तर पश्चिम में अल्टाई पर्वत भी है। लो, अल्टाई पर्वत भी जान गए, कभी पूछ दिया कि उसके पश्चिम में क्या है, उत्तर पश्चिम में। तो इस प्रकार से कई बार एक क्वेश्चन आया हुआ है ना। यहां भी देखो पूरा एशिया का मरुस्थल दे दिया है, विश्व का मरुस्थल दे दिया है, पढ़ लो कहाँ कौन चीज है। बार बार जो चीजें पूछा जाता है, देखो गोबी है, मंगोलिया चीन दिया है, तकला मकान भी चीन में है ना, और सारी चीजें पढ़ लीजिए। यहाँ लुसेंट पढ़ोगे, लुसेंट में भी मिल जाएगा। गोबी कहाँ है, मंगोलिया चीन में है। तकला मकान कहाँ है, कोई भी पूछे पूरा लिस्ट ही तैयार कर लो, बार बार पढ़ोगे धीरे धीरे तैयार होता जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो कोयला उत्पादक क्षेत्र और किस राज्य में स्थित है? रानीगंज, रामगढ़, तालचेर, है ना। तो भाई रानीगंज पश्चिम बंगाल में है कि झारखंड में है, कोई डाउट है? ठीक है, रामगढ़ झारखंड में है, तालचेर उड़ीसा में, कोई डाउट है? ठीक है, आओ देखते हैं। ठीक है, इनमें से क्या कह रहा है, कौन सा सुमेलित है? चलिए, सुमेलित में तो क्लियर हो गया, 2 और 4 तो 100% सुमेलित हैं, 2 और 4 तो 100% सुमेलित हैं। अगर पकड़ के यही ऑप्शन बैठ जाओ, एक आध दो ऑप्शन नहीं भी क्लियर है, तब भी तुम ऑप्शन के साथ जा सकते हो। 2-4 अगर फिक्स कर लिए, मान लो मावलोंग नहीं पता है, रामगढ़ नहीं याद आ रहा है, अगर रानीगंज पश्चिम बंगाल याद है, तालचेर उड़ीसा, जो कि 100 बार ये नाम आपको घटना चक्र में क्वेश्चन में मिलेगा, अगर यही फिक्स हो गया दिमाग में कि भाई 100% रानीगंज या तालचेर का हमको पता है, 2 का नहीं पता है, तो ऑप्शन में ही आ जाओ। दिमाग लगा के इस्तेमाल करोगे तो ज्यादा सोचना ही नहीं पड़ेगा, यहीं से ए ऑप्शन लगा करके निकल के मुस्कुरा करके जाते झाड़ के कुर्ता कि 2 और 4 किसी में ऑप्शन साथ में है, ये नहीं तो ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया। माथा पच्ची करने की जरूरत ही नहीं है, कॉमन सेंस से और बुद्धिमानी से क्वेश्चन लगाओ। हर चीज थाली में सजा करके एकदम सिस्टमेटिक ढंग से जरूरी नहीं हमेशा मिलेगा, और कभी नहीं मिला है, नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से भी सॉल्व करना, यही सब तो सीखना है। और क्या लगता है कि सब कुछ सजा के मिल जाएगा, बस तुमको जो है उठा करके मुंह में डाल देना है, कुछ करना नहीं है, हाथ पांव नहीं चलाना है? नहीं 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 नहीं, ये गलत सोच रहे हो, सही हो जाओ। आओ, कोयला क्षेत्र में किसका कोयला बढ़ा, यहां भी देखो बार बार, झरिया कहाँ है, झारखंड है, रानीगंज झारखंड में है, रानीगंज, ओ बाप रे, ये कौन बवाल हो गया? बवाल नहीं है, सच्चाई है। रानीगंज सब जानते हैं 100% की बंगाल में है, 100%।
लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इसका कुछ हिस्सा झारखंड में भी मिलता है। जैसे सिंगरौली, सिंगरौली हम लोग क्या समझते हैं, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश, मैक्सिमम मध्य प्रदेश में है, लेकिन कुछ परसेंट उत्तर प्रदेश में भी है। तो ये जानना होगा, पढ़ना होगा, बार बार दिया हुआ है, पढ़ो, पता चल जाएगा। झरिया झारखंड में है, रानीगंज पश्चिम बंगाल में है। अगर ऑप्शन ऐसा कुछ बनाता है तो कह देंगे हाँ झारखंड में भी है। उसी प्रकार सिंगरेली भी है। अब झारखंड में झरिया क्षेत्र कहाँ पाया जाता है, सब बार बार पूछ रहा है। तालचेर कहाँ है भैया, उड़ीसा में है। महानदी घाटी है, कर्णपुरा है, सिंगरौली है, मध्य प्रदेश में है। और एक सिंगरेनी है, वो तमिलनाडु में है, तेलंगाना में है। तालचेर प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र कहाँ का है, दे तो रहा है उड़ीसा में। बार बार ये देखो क्वेश्चन बिहार में पूछा गया था, और ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया था, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में पूछा गया था। बार बार पूछा गया है, एक दो बार थोड़ी पूछा गया है। यहाँ जीआईसी पेपर पूछा गया, तालचेर प्रसिद्ध कोयला, एमपी पीसीएस में पूछ दिया। तो ये थोड़ी नहीं उड़ीसा में है तो एमपी नहीं पूछेगा, यूपी नहीं पूछेगा। ठीक है, तमाम तरीके का क्वेश्चन आते हैं। यहाँ भी पढ़ोगे, उड़ीसा में है। उड़ीसा के प्रमुख जो उत्पादक है कोयला, यहाँ तलचर या तालचेर दिया हुआ है। यहाँ तालचेर या तलचर जो भी कह लो, उड़ीसा में है ना। पश्चिम बंगाल में कोयले का जमाव मुख्यतः रानीगंज क्षेत्र में है। दे तो रहा है, क्या चाहिए, क्वेश्चन ही थोड़ी छाप देगा, एकदम सेम टू। चांगलांग जिले में अरुणाचल प्रदेश में क्या क्या है, निवेली कहाँ है, दुनिया भर का चीजें दी रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 पर हम लोग ध्यान देंगे, जनजातियां और उनके आवास के बारे में। पीसीएस जहां भी क्वेश्चन लिखे हैं ना, वो पीसीएस 2025 क्वेश्चन है, और जहां क्वेश्चन नंबर नहीं लिखा उसके नीचे जो दिखा रहा हूं प्रूफ है। जनजाति बुशमैन, कालाहारी, बोत्सवाना, नामीबिया, एस्मिको उत्तरी कनाडा, ग्रीनलैंड से लेकर के रूस तक फैले हुए हैं। पिग्मी कांगो बेसिन, मसाई केन्या। अब बात है पश्चिम अफ्रीका में है कि नहीं, केन्या पश्चिमी अफ्रीका में है या पूर्वी अफ्रीका में है, ये सब बार बार पढ़ने से क्लियर होना होगा, करना होगा। आइए चलते हैं नीचे। तो भाई इसमें हमको प्रूफ दिखाना है, तो प्रूफ देख लो। पिग्मी कहां रहती है, बुशमैन कालाहारी मरुस्थल में रहती है, और एस्मिको कनाडा, अलास्का, ग्रीनलैंड, ये सब जो ऊपर के क्षेत्र हैं, नॉर्थ पोल, वहां पे एस्मिको फैले हुए हैं, जो बर्फीले क्षेत्र होते हैं। पिग्मी मुख्यतः अफ्रीकी क्षेत्रों में, बुंदू पश्चिमी अफ्रीका क्षेत्रों में। साफ साफ दे रहा है ना। अब लो, यही क्वेश्चन था, एस्मिको कहाँ है, मसाई, बद्दू एक अलग दे दिया है, बुशमैन तो दिया है, 1 2 3 तो दे रहा है। साफ साफ जो है आपको नीचे सारी चीजें मिल जा रही है कि बुशमैन कहाँ है, कालाहारी मरुस्थल, वो भी देशों में बोत्सवाना, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका के कुछ भागों में फैला हुआ है। एस्मिको जनजाति कनाडा, ग्रीनलैंड, टुंड्रा प्रदेश। मसाई कहाँ है, केन्या में है ना। दुनिया भर का साफ साफ चीजें दे रहा है। देखो 9 में पूछा हुआ है, और ऊपर का क्वेश्चन का कट गया है, कब पूछा गया है, होगा वही, है ना। एक बार थोड़ी ना आया है, कई बार आए हैं। इनुइट एस्मिको प्रजाति का ही स्थायी नाम है। कहीं इनुइट दे दिया, कंफ्यूज हो जाओ, नहीं भाई वही एस्मिको है। इनके आवास को जो होता है बर्फ का, उनको भाई इग्लू कहा जाता है। लो फिर से आ गया, बुशमैन, पिग्मी, मसाई कहाँ कौन आवास है, ये देखो 2005 में मेंस में पूछा है। ऊपर भी सेम प्रश्न था, लेकिन ये 2009 में पूछा है। देखो यही क्वेश्चन है ना। तो जब बार बार आता है तो बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ने से फायदा होगा, दिमाग में धीरे धीरे नाम बैठता चला जाएगा। यहां भी फिर से पढ़ लो एक बार, फिर रट जाएगा। बुशमैन जनजाति कालाहारी मरुस्थल, दक्षिण अफ्रीका, अंगोला, बोत्सवाना, नामीबिया। देशों का नाम बाय द वे, एरिया ना पूछ करके देशों का नाम पूछ ले तो पढ़ लो। बोत्सवाना, नामीबिया, अंगोला फंगोला सब हो गया। देखो कितनी बार कई तरीके का क्वेश्चन आए हुए हैं। यहाँ भी दिया हुआ, पिग्मी दिया है, बुशमैन दिया है, अल्पाइन वगैरह दिया है, पढ़ लो। यहाँ देखो खिरगिज दिया है, मसाई दिया है, रेड इंडियन एस्मिको, पढ़ो बार बार पढ़ो। लिस्ट भी दिया हुआ है। पिग्मी कहाँ रहती है, लो भैया कांगो बेसिन, जो तुम्हारे में ऑप्शन ही बनाया था। एस्मिको या इनुइट अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड साइड में। मसाई पूर्वी अफ्रीका, है ना। बुशमैन कालाहारी मरुस्थल, बोत्सवाना, नामीबिया, अंगारा। इसके साथ ही कई चीज दिया हुआ है, पढ़ लो अच्छे से, ठीक है। वेदा उद्दा सब पढ़ डालो। क्वेश्चन नंबर 9, अटल सुरंग के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सही है। यह सुरंग विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। यह सुरंग हिमालय की पीर पंजाल श्रृंखला में पाई जाती है। कोई डाउट है कि पीर पंजाल में पाई जाती है, तो लगातार आपके समाचार पत्रों में भी चर्चित रहा है। आइए देखते हैं, पीर पंजाल मध्य हिमालय में है, छोड़ो
यहाँ अटल टनल के बारे में ही क्वेश्चन सीधा आ गया है। अटल टनल, टनल इंग्लिश में है, सुरंग हिंदी में है। निम्नलिखित कथनों पर विकास भी, इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया है। मनाली और लाहौल स्पीति को जोड़ती है, हिमालय के पीर पंजाल श्रेणी में है, या भारत के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। उपयुक्त कथनों में कौन सा सही है? जब हम पढ़ते चले जाएंगे तो पता चलेगा। 9.02 किलोमीटर लंबी अटल टनल हिमालय के पूर्वी पीर पंजाल श्रृंखला में लेह मनाली हाईवे हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यह पूरे वर्ष लद्दाख में रणनीतिक क्षेत्रों और मनाली लाहौल स्पीति घाटी को जोड़कर रखती है। इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन बोर्ड द्वारा किया गया है। यह भारत के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है ना। और इस प्रकार से रहा। तो ये सब बार बार क्वेश्चन आया है। कहां क्वेश्चन आया है? आरओ मेंस में, आईएएस में भी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है। लेकिन अब 50 पेज कहां लगाऊं? समय देखो, आधा बैटरी जाने लगा। क्वेश्चन नंबर 10, स्वेज नहर। अब इसमें क्या डाउट है? लाल सागर, भूमध्य सागर के बारे में नहीं पढ़ा है? कितनी बार आ चुका है स्वेज नहर के बारे में। चुपचाप मुस्कुरा करके इसका आंसर 2-3 करके निकल लेना चाहिए, और विस्तार में चीजें भी पढ़ लेना चाहिए। स्वेज नहर किसको जोड़ता है? देखो, यूपीपीएससी प्री 92 राजस्थान में पूछा है, बीपीएससी में पूछा है। उत्तर है लाल सागर और भूमध्य सागर, साफ साफ दे रहा है। और पढ़ लो, कब बनाया गया, कितने सन में बनाया गया, कितना किलोमीटर था, अब क्या हो गया है, और इसके दक्षिणी सिरे पे कौन सा पोर्ट है, उत्तरी सिरे पे कौन सा है, सब पढ़ डालो। कई तरीके के क्वेश्चन इससे बन के आया है पहले भी, फिर भी आ सकता है। ये देखो, पोर्ट पूछ दिया कि कौन सा पोर्ट दोनों किनारों पर है, पढ़े होते तो करके आते। तो इस तरह से एक चीज पढ़ोगे तो कई चीजें तैयार होंगे। आओगे यहां भी, लुसेंट भी पढ़ रहे हो, वहां से भी रिवीजन कर लो। सुएज नहर मिस्र में है, लाल सागर भूमध्य सागर के बीच में है। पढ़ो भैया, चीजें हर चीज दिया हुआ है, चुनना है, चुन चुन करके इकट्ठे करना है। सब बिखरे हुए हैं, उसको मोतियों को, जैसे मोती इकट्ठा करके एक माला गूंथ करके एक सुंदर माला बनाया जाता है ना, उसी तरह ये सारे क्वेश्चन मोती की तरह बिखरे हुए हैं। उनको चुन चुन करके आपको क्वेश्चन का जवाब देना होता है। कभी भी, अब तो बहुत आसान कर दिया है, किताबें वगैरह बहुत अच्छे तरीके से फ्रेमिंग करके बॉक्स बनाकर हाईलाइट करके आने लगी। पहले की किताबें देखो, 15-20 साल पहले साफ साफ सादा सादा लिखा रहता था, एक ही लय में लिखा रहता था, एक ही, ना कोई हाईलाइट, ना कोई बॉक्स, ना कुछ। आदमी वहां पढ़ पढ़ करके चीजों को निकालता था, तब जवाब देता था। अब तो बहुत आसान किताबें हो गई, स्मार्ट तरीके का आ गई हैं, पढ़ पढ़ के करो। अब भी नहीं पढ़ पा रहे हो तो कोई बात ही नहीं है, जो पढ़ेगा वही निकलेगा। क्वेश्चन 11, प्रूफ। राज्य है और सबसे ऊंची धूप है, आसान क्वेश्चन है। अरे गुरु शिखर भाई राजस्थान में है, सबसे आसान वाला पहुंच जाओ। दोद्दा बेटा तमिल नाडु में है, धूपगढ़ मध्य प्रदेश में है, नागालैंड में सरामती है। ये पीसीएस 2025 क्वेश्चन है। आओ देखते हैं कहीं आया है और क्या। लो, धूपगढ़ चोटी, सरामती चोटी, गुरु शेखर चोटी, दोद्दा बेटा। अब इसमें क्या किया था? इसमें राज्य दे दिया, इधर सबसे ऊंची धूप, और यहां क्या कर दिया? वही कर दिया, सेम क्वेश्चन। अब आओ देखो, ये आया है पीसीएस प्रीलिम्स 2021 में, देखो जरा, पीसीएस प्रीलिम्स 2021 में क्वेश्चन आया है, देख लो। यही क्वेश्चन सेम रिपीट हो गया, तो 15-20 क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं, है ना। लेकिन ज्यादा को उम्मीद करोगे तो मारे जाओगे। देख लो, सेम वही क्वेश्चन, उसी सीक्वेंस में, सब कुछ एकदम सेम टू सेम। अब क्या चाहिए भाई? पढ़ो, ठीक है। इस तरह तमाम तरीके का, दोद्दा बेटा चोटी कहाँ है, अलग अलग तरीके का, अलग नीलगिरी पहाड़ी में है, कहाँ नीलगिरी, तमिलनाडु, केरल के मिलन बिंदु पे है क्या, और क्या कहते हैं पूर्वी पश्चिमी घाट पे कौन सी पहाड़ी पाई जाती है। तमाम तरीके का जब चीजें पढ़ते रहते हो तो पता चलता है धूपगढ़ चोटी कहाँ है, सतपुड़ा रेंज में है और मध्य प्रदेश में पड़ता है। ऊंचाई भी पढ़ लो, बाय द वे पढ़ हो जाए। क्षेत्र है पंचमढ़ी, है ना। सबसे ऊंची चोटी किसकी है? सतपुड़ा की है। रामगिरी पहाड़ी कहाँ है? तरह तरह के नए नए सवाल मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे। रेलवे मंडल मुख्यालय पीसीएस में पूछा हुआ है 25 में, बार बार उत्तरी रेलवे कहाँ है, पूर्वी रेलवे कहाँ है, दक्षिणी पूर्वी का, और पहले भी क्वेश्चन आए हुए हैं। देखो यहाँ पे आईएएस प्रीलिम 2006 में पूछा हुआ है, पढ़ लीजिए।
एक बार अच्छे से क्वेश्चन फिर चाहे जैसे आए, बार बार पूछा गया है। ये भी देखो छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा गया है, पढ़ो ना। यहाँ पे रेलवे जोन ही पूरा दे दिया है, पढ़ लो, पूरा लिस्ट ही पढ़ लो, काहे बवाल किए पड़े हो, पूरा लिस्ट पढ़ लो भैया, 17-18 जो भी जोन है। लुसेंट पढ़ रहे हो, यहाँ भी पूरा जोन दिया हुआ, पढ़ लो, फिर पूछे क्वेश्चन चाहे जैसे, पढ़ लो। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, पत्तन है पोर्ट और राज्य, पारादीप आसान क्वेश्चन है, तुतिकोरिन, काकीनाडा, अलप्पुझा, अलप्पुझा कहाँ है, केरल में है, पारादीप सबसे आसान पकड़ लो, उड़ीसा में है, तुतिकोरिन कहाँ है, तमिलनाडु या काकीनाडा, अभी तो काकीनाडा के बारे में हम लोग पढ़े थे ना, इतना जल्दी भूल जाओगे, चलो भूल गए मान लो, तो सबसे आसान को देखो पारादीप उड़ीसा, मतलब 1 का 3 किसी में है, लो 2 ऑप्शन में 3-3 है, तो ये 2 ऑप्शन उड़ा दो, 2 ऑप्शन में सरदर्द पा लो। अब काकीनाडा मिला लो, काकीनाडा का अगर पक्का है या अलप्पुझा पक्का है कि 2, तो डी का 2 किस में है, लो यहां 2 मिल गया, यहां 3 मिल गया, अगर 1-2 नहीं पता है तो मारो, लेकिन इसमें सब आसान है, चारों चारों पता होना चाहिए। आओ कांडला, नेवहा सेवा, देखो यहां पता चल गया, पारादीप, तोतीकोरन, है ना। तो ऐसे ही जगह जगह क्वेश्चन आते रहते हैं, बार बार पढ़ते रहते हो, अलेप्पी, इन्नौर, पारादीप, काकीनाडा सब पता चलता रहता है, बार बार पढ़ने से आपका मिला जुला करके सारा। अलेप्पी वही है जो आप पढ़ रहे हो, थोड़ा सा नाम अलेप्पी, कुछ नाम थोड़ा बहुत कभी कभी चेंज हो जाते हैं, ठीक है। इसमें क्या दिया है, अलप्पुझा, वही अलेप्पी ही अलप्पुझा है, ठीक है। तो कोई इसमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे तलचर, कभी तालचेर, कभी तलचर, थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है। काकीनाडा पता चल गया आंध्र प्रदेश में है, क्या डाउट रह गया, सारा सारा क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया। पारादीप उड़ीसा, इसी प्रकार से आपका जो है लुसेंट में भी दिया हुआ है, कौन कहाँ क्या है, पारादीप उड़ीसा है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, तुतीकोरन तमिलनाडु है, सब दिया हुआ, पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, दर्रा के बारे में, लिपुलेख लद्दाख, नाथुला सिक्किम, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश, सिपकिला हिमाचल प्रदेश, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है। अब पढ़ लिए हो अच्छे से तो आपको पता होना चाहिए कि लिपुलेख उत्तराखंड में है कि लद्दाख में है, तो ऐसे काट देते। नाथुला सिक्किम में है, कोई डाउट है, 25 बार पूछा गया। बोमडिला अरुणाचल प्रदेश, कोई डाउट, सिपकिला हिमाचल प्रदेश है, तो 1 काट दिए, तो 2 3 4 यही तो बचा, क्या बचा, आओ देखो, बार बार पूछा है, सिपकिला, नाथुला, बोमडिला, लिपुलेख, ये तो क्रम बोल दिया, क्रम बोल दिया, तो यहाँ पे नीचे देख लो ना, पढ़ लो, सिपकिला हिमाचल, नाथुला सिक्किम, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश, लिपुलेख उत्तराखंड। हो गया कि नहीं हो गया, सबका सबका आंसर भी मिल गया, और पूर्व से पश्चिम का क्रम भी आराम से, जब स्टेट पता चल गया तो क्रम भी लगा लोगे, है ना। यही तो है क्वेश्चन, पहले नजर में आसान क्वेश्चन, पहला काट दिया, 2 3 4 उत्तर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, लिपुलेख दर्रा कहाँ है, देखो आ रहा है, अलग से ही पढ़ लो। नाथुला, लिपुलेख, रोहतांग, पालघाट, और सब दर्राओं के बारे में पढ़ लो, रोहतांग के बारे में पढ़ लो। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, लौह एस खदान और राज्यों की बात कर रहा है, गुरु महिसानी कहाँ है, गुरु महिसानी झारखंड में है क्या, कि नोआ मुंडी है, बौलाडीला, सबसे आसान वाला पकड़ लो, कुद्रेमुख कर्नाटक जानते हो, आ जाओ। एक आध और समझ में आ रहा है, बौलाडीला खान कहाँ, छत्तीसगढ़ पढ़े हो क्या, आ जाओ, है ना। गुरु महिसानी और नोआ मुंडी में कंफ्यूज हो गए, तो आओ कोई बात नहीं, देखते हैं। डी का 2 क्लियर कर लो, देखो यहां 2 है, यहां 2 है, तो तुम्हारा 2 ऑप्शन खट से कट गया, 2 ही बचा। अब भाई क्लियर करो कि नोआ मुंडी उड़ीसा में है कि झारखंड में है ना। यहाँ पे 2 ही में एक ऑप्शन है, जो कि बहुत ही आसान है, और बार बार एक क्वेश्चन आया हुआ है। आओ दिखाते हैं, ठीक है, आओ दिखाते हैं। बौलाडीला खान किस राज्य में है, किसके लिए है, ये पता चल गया, नीचे राज्य भी पता चल जाएगा। बौलाडीला खान कहाँ है, बौलाडीला खान भारत सबसे बड़ी मशीनीकृत है, लौहअयस्क है ना। बौलाडीला खान कहाँ है, केंदुझुर कहाँ है, बालाघाट कहाँ है, ये सब देखो यहां भी मिल गया। तो यहां जब बार बार पढ़ोगे पता चलेगा कि व्याख्या में कि बादाम पहाड़ उड़ीसा है, कोडरमा यहाँ, ये पेज देखो दूसरा आ गया, है ना। यहाँ तो स्टेट वाला था ही, यहाँ पे दूसरा नाम आ गया है। और जब बार बार पढ़ोगे तो ऐसे ही पता चलता है, कुद्रेमुख कहाँ है, कर्नाटक में है,
नोआ मुंडी कहाँ है, ऐसे ही बहुत सारे जगह है ना, तो ऐसे ही पता चलता रहता है। देखो ये देखो, गुरु महिसानी भी मिल गया। तालचीर या तालचेर या तालचर वही उड़ीसा वाला है, किसके उत्पादन के लिए है ना। जब बार बार पढ़ते हो तो पता चलता है कौन किसके लिए है और कहां पे स्थित है, कोई बहुत इशू नहीं है। आसान क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 16 के प्रूफ की बात करें, नगरों का नाम दिया है और किस नदी किनारे स्थित है। बुडापेस्ट हंगरी, डेन्यूब किनारे है किसके, कोलोन, न्यू ऑरलियंस, हैदराबाद, भारत। इसमें अगर कंफ्यूजन भी था ना, तो कहां कंफ्यूजन था, राइन नदी के बारे में तो हमने यार कई बार पढ़ा है, ये तो कुछ नहीं, कोलोन फोलोन तो नहीं पढ़ा है, राइन पे तो कुछ और पढ़ा है, स्विट्जरलैंड का कोई था नगर, क्या है, बार बार आया है। तो छोड़ दो सरदर्द, पहले तो अगर कॉन्फिडेंस है, अच्छे से पढ़े हो तो 100% यहीं काट दो कि चौथा ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि हैदराबाद भारत मूसी नदी पर है। ठीक है, कौन सुमेलित नहीं है पूछ रहा है, तो सुमेलित नहीं है तो अगर काटना चाहोगे यहीं से 2 ऑप्शन काट दोगे, 4 और 1। ठीक है, क्योंकि पलेरू पे नदी पे है ही नहीं, तो 2 ही ऑप्शन बच रहा है। अब समझ में नहीं आ रहा है कि पहला और दूसरा सही है या पहला दूसरा तीसरा सही है, तो इसके लिए हमको पढ़ना पड़ेगा। बुडापेस्ट डेन्यूब नदी पर है, ये हमको 100% पता होना चाहिए, और राइन भी कोलोन पर है, पता होना चाहिए। अगर पता है तो सही हो जाएगा, नहीं तो तुक्का में या तो बी करोगे या तो सी करोगे, जैसे सी करोगे वैसे गलत हो जाएगा, क्योंकि बी इसका सही है। आइए आगे बढ़ते हैं। मिसौरी नदी के बारे में अगर आपने पढ़ा है तब आप ये गलती यहां पे नहीं करते कि न्यू ऑरलियंस आप करके आते हैं। ठीक है, तो पहला दूसरा सही है, बाकी गलत है। आइए देखते हैं, यहाँ पर बुडापेस्ट कहाँ है, हंगरी में है, किस नदी पर है, डेन्यूब में है, और देशों के बारे में भी दिया है, उसको भी पढ़ते चले जाओ। हैम्बर्ग, बेलग्रेड, है ना, ये सब नदी दिया हुआ है। आओ, डेन्यूब नदी पर कौन स्थित नहीं है, रोम नहीं है, बाकी अन्य भी है। बुडापेस्ट के बाद भी बेलग्रेड, वियना, ब्रातिस्लावा, ये सब भी स्थित हैं। ठीक है, रॉटरडैम, रॉटरडैम तो हमने खूब पढ़ा था कि भाई ये जो है राइन नदी पर है, बार बार पढ़ा था मैंने, यही दिमाग में आ रहा था, उसी बेस पे तुमने गलत कर दिया। तो ऐसा थोड़ी ना है कि रॉटरडैम पे राइन राइन नदी पे रॉटरडैम है तो और कोई सिटी नहीं हो सकता, और नहीं हो सकता तो कैसे यहाँ डेन्यूब नदी पर बेलग्रेड, बुडापेस्ट, वियना, ब्रातिस्लावा ये सारे के सारे स्थित हैं, ये थोड़ी ना बात होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से तमाम तरीके का क्वेश्चन बार बार आता रहता है, और यहां से आपने अच्छे से भारत किस नंबर में पढ़ लिया तो पता चल गया मूसी नदी पर हैदराबाद है, चौथा ऑप्शन वहीं पकड़ के बैठ जाते कि ये तो 100% गलत है, 2 ऑप्शन काट के आगे बढ़ जाते। क्वेश्चन नंबर 17 के प्रूफ की बात करें, हिमालय अनेक बड़ी सततवाहिनी नदियों का उद्गम है, कोई डाउट है, गंगा यमुना सब दुनिया भर के कौन सी नदी बहती है, कोई डाउट है क्या। हिमालय की ऊंची श्रेणियां सदा हिमाच्छादित रहती हैं, हिम आच्छादित, हिम माने बर्फ, बर्फ से आच्छादित रहती हैं। जब आच्छादित रहती हैं तो वहीं से तो नदियां निकलती हैं, बर्फ से ही तो निकलती हैं नदियां, जो हिमायनी होती हैं वहीं से तो नदियां निकलती हैं। तो कोई इसमें डाउट है क्या कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है, कोई डाउट करता है क्या। आओ, हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सततवाहिनी है। हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश भाग मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून से। चलो ये दूसरा स्टेटमेंट मानसून से रिलेटेड है, पहला तो पकड़ोगे ना, सही है, सततवाहिनी नदियां हैं, सही मान गए ना, यही तो दे रहा है, सततवाहिनी नदियां हैं। ठीक है, और आओ अच्छे से पढ़ो, हिमालय से निकलने वाली नदियां सततवाहिनी है, इसका प्रमुख कारण इन नदियों के उद्गम स्रोत का हिमायनियों में स्थित होना है। हिमायनी वही हिमाच्छादित है, जो वही कहना है। तो पीसीएस मेंस 2011 में आया है। आओ, ये तो हिमालय ऊंचा ऊंचा हो रहा है, दूसरा क्वेश्चन है, हिमालय से निकलने वाली नदियां सततवाहिनी है, हिमालय नदियों का स्रोत हिमालय। अब तो कहोगे ना कि सर वही 100% क्वेश्चन है, शब्दों का थोड़ा सा हेर फेर हो सकता है, यहाँ हिमानिया दिया है, वहां हिमाच्छादित दिया है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, राजस्थान में पूछा गया है, आराम से देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, निम्नलिखित कौन सी ठंडी महासागरीय धारा नहीं है, नहीं है तो कौन सा नहीं है, हम्बोल्ट नहीं है या कैलिफोर्निया नहीं है, अग्लुहास धारा कहाँ है, ब्राजील धारा कहाँ है। अगर अच्छे से पढ़े हैं तो करके चले जाएंगे, नहीं पढ़े हैं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, कौन सी धारा
कहाँ पर है? हिंद महासागर की धारा नहीं है तो बेंगुला नहीं है। लगे हाथ पढ़ते चलो, बेंगुला ठंडी धारा है, ठंडी धारा है, 10 बार पढ़ोगे याद आ जाएगा। यहाँ का है ना, तो बेंगुला फेंगुला नहीं है। अगलुहार धारा का पता चल गया कि ये हिंद महासागर में है। और क्या है, गर्म है कि क्या है, ये भी पता चल जाएगा। दक्षिण अटलांटिक महासागर शीतल धारा कौन सा है? बेंगुला है। जैसे ही पता चला बेंगुला शीतल है, इसका मतलब है कि ये सब क्या है, ठंडी है। लेकिन यहाँ पे दक्षिण शब्द यूज किया है, तो उत्तर और दक्षिण के आधार पे भी डिफरेंस देखना होगा कि दक्षिण में कौन कौन सी शीतल है और कौन गर्म है, उत्तर में कौन शीतल है। चलो नहीं क्लियर हो रहा है। दक्षिण अटलांटिक महासागर में धाराओं के एक पूर्ण वृत्त के निर्माण में योगदान नहीं देती। कौन सा नहीं देती? अगर आपने पकड़ लिया तो आराम से कर लोगे। अगलुहार धारा कहाँ चलती है भाई? हिंद महासागर में चलती है। कैसी है? गर्म है। राजस्थान में पूछा है, ठीक है। अगलुहार धारा हिंद महासागर संबंधित है। ऐसे दुनिया भर का आते रहते हैं प्रश्न, है ना। नहीं तो लिस्ट पढ़ लो, अटलांटिक महासागर में कौन कौन है, कौन गर्म है। ब्राजील धारा देखो गर्म दे रहा है, कनारी धारा ठंडी है ना। और इस तरह से बेंगुला भी ठंडी है। उसके बाद आओगे, ये सब जो है दूसरे है हिंद महासागर का। लुसेंट उठाओगे तो यहाँ ठंडी जलधाराएं, गर्म जलधाराएं सब दिया हुआ है। प्रशांत का दिया है, अटलांटिक का दिया है, हिंद महासागर का दिया है। गर्म जलधाराएं कौन सी हैं, ये सब देखिए साफ साफ दिया है। पढ़ोगे तो करके आओगे। बाकी जो दो दिए थे वो ठंडी था, वो सब दिया हुआ है, पूरा लिस्ट ही पढ़ लो। 19 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो हिंद महासागर के संदर्भ में अगर तुमने इतिहास पढ़ा होगा तो दिमाग क्लिक करना होगा, हर चीज रेडीमेड नहीं मिलेगा। हिंद महासागर, इसे प्राचीन यूनानियों ने इरिथ्रियन सागर कहा। एक पुस्तक का नाम पढ़ा है आपने, इरिथ्रियन सी, द पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी। किसी अज्ञात नाविक ने लिखा है, इतिहास पढ़े होंगे तो आज पढ़े होंगे, जिसमें पोडुके नाम का बंदरगाह का भी चर्चा मिलता है। पोडुके जो पांडिचेरी में है। यह भूमध्य रेखा के दोनों तरफ फैला है। निश्चित रूप से आपने पढ़ा होगा कि मालदीव कहां है, किस दिशा में है, आपने पढ़ा होगा। और मालदीव से होकर के भूमध्य रेखा गुजरती है, तो जाहिर सी बात है भूमध्य रेखा के दोनों तरफ है ही हिंद महासागर। अगर मालदीव भी दिमाग में आ गया और देश नहीं भी याद आया तो भी आप करके उत्तर चले आते, और पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी के आधार पर इसको भी आप कर सकते थे। तो यहां पे एक तो प्रश्न, एक ऑप्शन आपने हिस्ट्री के माध्यम से सही करने की कोशिश किया पढ़ करके, और एक ऑप्शन आपने जियोग्राफी के माध्यम से पढ़ा। तो यहां हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों को मैच करके एक आपका प्रश्न बन गया। तो जब पढ़े रहोगे, अच्छे से पढ़े रहोगे तो कोरिलेट कर ले जाओगे और दिमाग काम कर जाएगा, उत्तर देके चले आओगे। तो यहां मैंने हिस्ट्री का भी दिखाने की कोशिश किया है। द पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी का लेखक कौन है, और यहाँ पे पोडुके नामक जो बंदरगाह है उसकी किससे तुलना की जा सकती है, तो अरिकामेडू से की जा सकती है। रोमन बस्ती कहाँ मिली है, अरिकामेडू मिली है। ये सब तमाम तरीके का इतिहास में आपने पढ़ा होगा। और उसी प्रकार से आपने पढ़ते पढ़ते देखा होगा विषुवत रेखा कुल 13 देशों से गुजरती है। इन 13 देशों में आपके भारत के पड़ोस में मालदीव भी है, वहां से भी होकर गुजरती है। गुजरती है होकर के, तो जाहिर सी बात है उसके बीच से होकर गुजर रही है, या थोड़ा ऊपर से या थोड़ा नीचे से, तो आर पार तो है ही, कोई डाउट फिलहाल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, विश्व जल आपूर्ति के संबंध में निम्नलिखित स्रोतों पर विचार कीजिए। सबसे ज्यादा पानी कहां पाई जाती है, घटते घटते नीचे तक आई है। तो भाई इसमें कोई डाउट है कि महासागर सबसे बड़ा स्रोत है, लगभग जो है आपका 70+% है ना। इसमें कोई डाउट है, महासागर सबसे ज्यादा है। उसके बाद दूसरा नदी लगा दे, क्या नदी होना चाहिए? अरे नदी बहुत बच्चा है, ध्रुवीय बर्फ और हिमनद तो बाकी ही है। जो अभी हम लोग हिमायनी के बारे में बात कर रहे थे, ग्लेशियर के बारे में बात कर रहे थे, ग्लेशियर से ही पैदा होकर के नदियां निकलती हैं, तो नदी कैसे दूसरे नंबर पे आ जाएगा जी? पहला तो महासागर हो गया, तीसरा हो गया ध्रुवीय बर्फ हो गया, अब चौथा भूगर्भ जल या भूजल हो गया, तब आएगा नदी। लग रहा है नदी बहुत बड़ा स्रोत होगा। सी ऑप्शन है बच्चा। और एक एक सबको दे दिया, जब तक क्लियर नहीं पता रहता कर ही नहीं पाते,
है ना, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। आओ देखते हैं, प्रूफ की बात करते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे ये सब क्वेश्चन कई तरीके का आया हुआ है, और उसके बाद यहाँ पढ़ोगे तो 96% खारा जल के रूप में पानी कहाँ पाया जाता है, सागरों में पाया जाता है। हैं, टोटल जो मृद, जिसे मीठा जल, पीने वाला जल कहते हैं, 2.5% है ही, क्योंकि इतना तो खारा हो गया, बचा 2.5, यही मीठा जल है। इनमें से 1.7% हिमनद और ध्रुवी बर्फ में रहते हैं, जो उपयोग योग्य नहीं है। उसके बाद जो बचा 1%, उसमें कुल मात्रा का 2.5 इतना ध्रुवी बर्फ में है, हिमनद में है, फिर 30.1 भूमिगत जल में है, फिर 3% सतही जल में है, और अन्य रूप जो है उसी में नदी भी आता है। तो पढ़ना पड़ेगा, बार बार क्वेश्चन आईएएस में आया है, उसमें आया है ना, तो आपको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से भाई, पढ़ करके समझना होगा। यहां भी दिया हुआ है, पढ़ो अच्छे से कहां क्या पाया जाता है ना। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 21 की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना। 24 क्वेश्चन मैंने बताया, 24 क्वेश्चन ज्योग्राफी का, 21वां प्रश्न का प्रूफ दे रहे हैं। बगलिहार बांध चिनाब नदी पे है या नहीं है, कोई डाउट है क्या? तुलबुल परियोजना मत सोचना, तुलबुल है झेलम पर, बगलिहार है चिनाब पर, और एक और है चिनाब पे कई हैं। दुलहस्ती हाइड्रो पावर के बारे में सुना होगा, वो भी चिनाब नदी पर है। श्रीशैलम तुंगभद्रा या कृष्णा नदी, पंडोह बांध हिमाचल प्रदेश, है ना, तो सुमेलित नहीं है कह रहा है। ठीक है, तो श्रीशैलम का अगर आंध्र प्रदेश याद होगा, कृष्णा तो 3 ऑप्शन का तो ऐसे काट देते, ऐसे काट देते। ठीक है, आइए डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। बगलिहार, बगलिहार ही था क्या था, दुलहस्ती, हाँ बगलिहार है। बगलिहार कहाँ है, चिनाब नदी पर है। इतनी बार पूछा है, देखो आईएएस प्रीलिम में पूछा है, यूपीपीसीएस में पूछा है, लोअर प्री में पूछा है, तमाम बार पूछा हुआ है बगलिहार कहाँ है, राज्य भी पूछ दिया कहाँ है ना, तमाम तरीके का चीजें पूछा हुआ है। श्रीशैलम कहाँ है, किस पहाड़ी में है, ये सब चीजें है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको पढ़ना होगा और इसका फायदा उठाना होगा। ठीक है, तब जाकर के मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, ब्राजील के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? ब्राजील के भूमध्य रेखीय वर्षा वनों को सेल्वा कहा जाता है, कोई डाउट नहीं, बिल्कुल कहा जाता है। यहाँ गहरे काले रंग की उपजाऊ मिट्टी को टेरा रोक्सा कहते हैं, ये भी ऑप्शन सही है, दोनों सही है। ठीक है, लुसेंट जब आप उठाते हो, लुसेंट पढ़ते हो, तो लुसेंट से मैंने कहा ना, बूंद बूंद से जैसे घड़ा भरता है, वैसे एक एक प्रश्न से आपका कट ऑफ क्लियर होता है, इसलिए लापरवाही नहीं। और सेलवास या सेलवा एक ही चीज है, उसमें ज्यादा विवाद मत किया करो, नाम में थोड़ा बहुत परिवर्तन हल्का फुल्का इधर उधर हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल दिखाया, तालचेर कहो, तालचर कहो या तलचर कहो। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे नाम मिलते हैं, देखते होंगे कि हल्का फुल्का इधर उधर हो जाता है। तो वर्षा वन का स्थानीय नाम सेलवास है। ठीक है, और इस प्रकार से एक मिट्टी और पाई जाती है, ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं टेरा रोसा, लेकिन टेरा रोसा लाल चिकनी मिट्टी है, इसे कहा जाता है टेरा रोसा। और वो जो ब्राजील वाला है टेरा रोक्सा था। ठीक है, लाल चिकनी मिट्टी है टेरा रोसा, और वो काली मिट्टी टेरा रोक्सा है। ठीक है, तो सेल्वा मिल ही गया, टेरा रोक्सा का 100% नहीं मिला है, लेकिन ऑप्शन दोनों सही है। टेरा रोक्सा वहां के काले उपजाऊ मिट्टी को कहा जाता है। ठीक है, 24 क्वेश्चन टोटल आया है। ठीक है, 24 क्वेश्चन, ये था 21वां, नहीं 22वां। अब ऑस्ट्रेलिया का भीतरी भाग मरुस्थलीय है, अर्ध मरुस्थलीय है। उत्तरी ऑस्ट्रेलिया समशीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र में स्थित है। यह प्रश्न आया है, इसका डायरेक्ट तो नहीं प्रूफ है, लेकिन इनडायरेक्ट आप इसको कर सकते थे कि दोनों चीजें सही हैं। अधिकांश भाग ऑस्ट्रेलिया का अर्ध मरुस्थलीय या मरुस्थलीय है, इसीलिए ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है। उत्तरी क्षेत्र को छोड़कर के नहीं, दक्षिण से लेकर पश्चिमी तक बड़े बड़े जो रेगिस्तान हैं, वो ऑस्ट्रेलिया के सब पश्चिम से लेकर दक्षिण से लेकर के इधर फैले हुए हैं, है ना। अगर इस आधार पर पढ़ के थोड़ा सा आइडिया लगा लेते तो क्वेश्चन किया जा सकता था, आराम से प्रश्न सही हो सकता था। तमाम तरीके का क्लू मिलते रहते, जरूरी नहीं हर चीज जो है आपको एकदम सजा करके मिले। ऑस्ट्रेलिया के जो प्रमुख मरुस्थल है, विक्टोरिया है, गिब्सन है ना, और देखो प्यासी भूमि का देश कहा जाता है, कंगारू का जो तो कहा ही जाता है
है ना, ऑस्ट्रेलिया दक्षिण पूर्वी स्थित न्यूजीलैंड दक्षिण कहा जाता है ना, ये सब तो है, लेकिन डायरेक्ट कोई चीज इसका फिलहाल नहीं मिला है। इनडायरेक्टली आप यहां से कह सकते हैं कि यहाँ पे ज्यादा वर्षा नहीं होती है। पश्चिमी भाग पूरी तरह से मरुस्थलीय है ऑस्ट्रेलिया का, है ना। ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी मरुस्थल, ग्रिप्सन, सिम्पसन, बार्बटन, स्टुअर्ट, पूरा पूरा रेगिस्तान मैक्सिमम भरा हुआ है ना। इस आधार पे एक आइडिया ले सकते थे। फिर भी मैंने 23वां नहीं जोड़ा, 23वां जोड़ ही नहीं रहा हूं। कहेगा सर बेवकूफ बना के आप 23 जोड़ रहे हैं, 23 कहाँ जोड़ रहा हूं मैं, तो 23 हटा दे रहा हूं। क्या जरूरत है 100% करने की भाई, 100% कोई माइकलाल कर लेगा। 24 में 24 क्वेश्चन लगभग आया हुआ है भूगोल में। तुम 22 का मैं प्रूफ दे रहा हूं, मैं कह रहा हूं तुम 20 ही करके आओ, तब भी परसेंटेज निकाल लो। 20 क्वेश्चन आप राइट करके, मेहनत करके राइट कर सकते हो, करके आ जाओ, नंबर 1 का स्कोर हो जाएगा। 65% हमको करना होता है, 90-92% दे रहा हूं प्रूफ। अभी तक जो प्रूफ दिया था उस तो 99-95%, भूगोल में हो गया 91-92%, बहुत है। हमको पाना है 65%, लगभग कटाव जा रहा है। हम करके चले आए 75% या 80% कर लो, इसी में आपका काम हो जाएगा। 15% छोड़ दो, 95% करने के चक्कर में मत पड़ो, 90% करने के चक्कर मत पड़ो, ठीक है। तो ये हो गया 23 नंबर हो गया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। तो कुछ चीजें कॉमन सेंस के आधार पर भी की जाती हैं, जो बहुत ही आराम से कर सकते हैं। जरूरी नहीं हर चीज आपको डायरेक्ट मिले सजा करके। जैसे क्वेश्चन नंबर 24, उत्तर भारत में जल विद्युत के संदर्भ में, हिमालय क्षेत्र में जल विद्युत की विशाल संभावनाएं हैं, कोई डाउट है क्या इसमें? पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार इस क्षमता का उपयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके उत्तर में नेपाल की सीमा आती है। जाहिर सी बात है, नेपाल की सीमा आती है, इसलिए पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार इस क्षमता का उपयोग नहीं कर सकते। तो ये तो जब भौगोलिक परिस्थितियां स्थितियां सब आप पढ़ते रहते हो, बार बार चीजें पढ़ते रहते हो, तो कुछ चीजें कॉमन सेंस पे भी कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि डायरेक्ट आपको मिले या न मिले, कॉमन सेंस के आधार पर भी क्वेश्चन कर सकते थे। फिर भी मैं इसको प्रूफ में नहीं गिन रहा हूं, तो भी मानोगे कि टोटल 24 क्वेश्चन में हमने आपको प्रूफ दिया है कितना। अब तक जो पीसीएस का मैंने प्रूफ दिया है, देखो मैंने बोला था, पेपर होने से पहले बोला था कितना भी प्रूफ दूंगा 115 प्लस दूंगा, और पेपर होने के बाद मैंने बोला 130 दूंगा, 130 प्लस दूंगा। करंट का 20 में 18 दे चुका हूं, हिस्ट्री का 24 में 23 दे चुका हूं, और पॉलिटी में 23 का 23 यानी 100% दे चुका हूं, लगभग 100% हिस्ट्री का भी दे चुका हूं, जियोग्राफी का भी लगभग 90-95% 22 क्वेश्चन दे चुका, साइंस का 17 में 16 क्वेश्चन में दे चुका हूं, 95% प्लस दे चुका हूं, और बाकी बचा है एक इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट और यूपी स्पेशल। इसका देना है 150 क्वेश्चन लगभग आपका पूछा जाता है। लगभग क्या लगाना है, फिक्स है कि 150 प्रश्न पूछा जाता है। अब यहां पे आप जोड़ते चले जाओ तो लगभग 100 के आसपास मैं आपको प्रूफ दे चुका हूं। 20, 20, 40, 20, 60, 20, 80, 20, 100 दे चुका हूं। 3 सब्जेक्ट बाकी है, सोचो मैं कितना प्रूफ दे चुका हूं और दूंगा। अब भी आंखें नहीं खुल रही हैं तो भाई साहब माफी, आप जो मन करे वो करे, मैं कुछ इसमें नहीं कर सकता। और सिर्फ 2 किताबों से दूंगा, सिर्फ 2 किताबों के लिए जीएस यूज करता हूं, 2 किताबों के लिए करंट यूज करता हूं, 2 किताब से ज्यादा करंट के लिए भी नहीं रखता हूं। इस प्रकार से मैं आपको प्रूफ ऑलरेडी दे चुका हूं। प्रूफ से पेट नहीं भरेगा। लोअर पीसीएस कल पेपर हुआ, कुछ ने मूर्खतापूर्ण कमेंट भी किया कि जो है कंप्यूटर हिंदी अड्डा बस रहा है। कंप्यूटर क्यों, हिंदी अड्डा ठेका लिया है क्या हर चीज का? कंप्यूटर के लिए मैंने किताब बता दिया, जाके पढ़ लो। अरे भाई जहां पे स्पेशली कंप्यूटर ज्यादा प्रश्न है, वो सारे के सारे जरूरी थोड़ी नहीं कि एक ही किताब से आ जाए, जितना आने लायक है उतना आ रहा है। बाकी स्पेशल किताब पढ़ के जाओ, मैंने बोला था पढ़ लेना। यूपी का ज्यादा वेटेज है तो एक किताब परीक्षावाड़ी लगा लो अपने सुविधा के हिसाब से, बाकी कोई जरूरत ही नहीं है। नहीं भी लगाओगे तो भी काम हो जाएगा। टाइम नहीं है, 400-500 लोगों की जिम्मेदारी है अपने ऊपर, उनके पास, उनको हमारे ऊपर भरोसा है, उनके लिए मेहनत करते हैं। 3-3, 4-4 बैच चलता है, तो हर चीज का हम प्रूफ नहीं देते फिरेंगे कि जो परीक्षाएं देते रहो। टाइम लगता है, मेहनत लगता है, ऐसे नहीं है तुम्हारे मुंह से निकल गया और मैंने उठाकर दे दिया, सजा के रखा हूं मैं थाली में।
ठीक है। और जिस दिन पीसी लोअर का प्रूफ देना शुरू करूंगा ना, मुंह बंद कर दूंगा, और पहले भी बंद किया हूं फिर बंद कर दूंगा। 80 प्लस ही प्रूफ दे सकता हूं मैं। इसमें ध्यान रखना, जो डीआई है वो भी ऐड करे रखना, क्योंकि डीआई रूल पे चलता है, उसका जो है कॉपी पेस्ट क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि तुमको मिले। डीआई तो अंडरस्टूड रखना, कंप्यूटर आपको पढ़ना ही था। रही बात 80 को भी मार दो गोली, अगर जीएस की बात करोगे और करंट का ही मैं जिम्मेदारी ले लूं, एक बार डीआई और उसको छोड़ दूं मैं, तब भी मैं तुमको 70 इसमें प्लस दे सकता हूं। जीएस, हिंदी प्लस करंट का मिला करके। उसके बाद अपना मुंह जो है ना, 2-4 तमाचा अपने आप मार लेना, जो ज्यादा बड़ी बड़ी बातें बोलते हो। ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, हर चीज पे कूदते, दलाल टाइप के लोग होते हैं, उनके चक्कर मत पड़ा करो। जो चीज दिखा रहा हूं उसको करो, ठीक है। इन किताबों को पढ़ लिए तो छोटा मोटा एग्जाम कुछ है ही नहीं। पीसीएस आरओ यारो निकल जा रहा है तो छोटा मोटा एग्जाम कुछ नहीं है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत सारा लाभ मिलेगा। 70 क्वेश्चन जीएस, हिंदी, करेंट अफेयर से डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको मिल सकता था। इसमें आप आराम से अच्छे से मेहनत करके 60 से 65 स्कोर यहां कर लेते, डीआई कर लेते, और कंप्यूटर 10 कर लेते। 10-10 ही कर लेते तो 60-20-80 क्वेश्चन हो जाता तुम्हारा। डीआई कर लेते 10, और कंप्यूटर में नहीं ज्यादा तो 10 ही कर लेते। तो सोचो 60-65 अगर यहां से कर लेते, 60 ही मान लेते हैं, 60 यहां से कर लेते, 10 डीआई और 10 जो है कंप्यूटर, तो हो गया 80। 80 ज्यादा कट ऑफ जाएगा क्या लोअर का, सवाल ही नहीं पैदा होता। ठीक है, पढ़ो भैया, हर चीज का प्रूफ देने का टाइम नहीं मेरे पास, जितना हो पाता है दे देता हूं। और उसके बाद अभी भी आंखें नहीं खुल रही हैं तो बहुत ज्यादा लंबा प्रूफ मैं नहीं दूंगा। समझने वाले समझ जाते हैं, न समझने वाले जिंदगी भर नहीं समझते, केवल वो प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, दूसरों के ऊपर नहीं, खुद के काबिलियत के ऊपर। दूसरा तो सब कुछ दिखा ही देता है, बता ही देता है। पढ़िए लिखिए, ज्यादा भटकिए मत, समय नहीं है। पीसीएस 2026, 4 महीने बाद आपका एग्जाम होगा, बहुत बड़ा मौका है। पीछे से आरो यारो भी आ रहा है, बहुत अच्छा मौका है। इन किताबों पे यकीन करके अच्छे से मेहनत करिए, और नहीं कर पा रहे हैं तो बैच चलता है स्पेशली आपके लिए, वहां जुड़ जाइए। 2-2.5 हजार रुपए का मुंह देखेंगे तो देखते रह जाएंगे, क्योंकि आप फ्री में नौकरी नहीं करेंगे, अवैतनिक नौकरी नहीं करेंगे, वहां लाखों रुपया कमाएंगे। 2-2.5 हजार रुपया दे करके आपको पढ़ने का तौर तरीका सीख ले रहे हैं, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है, इतने सस्ते में क्या हो सकता है। 500 रुपया मंथली भी नहीं पड़ रहा है, 5-5 6 महीने का बैच चल रहा है, ठीक है। और फ्री फंड का काम हमेशा बेकार और फालतू होता है, बहुत से लोग करा रहे हैं टाइम पास, तो वहां जाकर के आपको करना है तो भाई करिए, उसकी कोई बात नहीं, क्योंकि हम करते हैं काम तो उसमें मेहनत करते हैं, टाइपिंग कराते हैं, टाइपिंग वाले को देते हैं, वो भी बेचारा मेहनत करता है, टाइपिंग करता है, वहां पैसा तमाम तरीके खर्च आते हैं। जब सुविधा लोगे तो शुल्क देना होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।